तो अब इन परिवर्तनीय गैसों को, जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये चेंज होते रहते हैं, उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये 4 महत्वपूर्ण हैं। तो जलवाष्प की चर्चा हम लोग करेंगे, फिर मीथेन की चर्चा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और फाइनली हम लोग ओजोन की चर्चा करेंगे कि ये कितने परिवर्तनीय होते हैं, किस लेयर में ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जलवाष्प की बात करें तो यह कुल वायुमंडल का 0.25% से भी कम है। अगर हम पूरे वायुमंडल में देखें तो जलवाष्प बहुत कम मात्रा में आपको मिलता है। सतह पर अगर हम देखें कि पृथ्वी के सतह पर जलवाष्प किस एरिया में कहां ज्यादा मिलता है, तो यह इसमें विविधता पाई जाती है। यानी पृथ्वी के सतह पे ये एक सा नहीं रहता है, कहीं हर जगह चेंजेज होता रहता है। तो ये आपको कहीं जैसे कि मरुस्थल में अगर हम लोग देखें, डिजर्ट या कोई शुष्क क्षेत्र में अगर देखें तो ये 1% होता है। वहीं अगर हम लोग ट्रॉपिक में चले जाएं जहां सालों भर वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये 4% होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये 0 यानी 1 से नीचे 0 भी हो सकता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये 4% होता है। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो विशिष्ट मध्य अक्षांश में 1 से 2% पाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप पृथ्वी को बनाते हैं इस तरह से, ये क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, और ये हो गया आपको ये एरिया मध्य अक्षांश। तो ये जो मध्य अक्षांश है, ये मध्य अक्षांश, तो ये विशिष्ट मध्य अक्षांश में अगर हम देखें इसकी देखें तो ये आपको 1 से 2%, यानी मध्य अक्षांश में आपका ये 1 से 2% तक पाया जाता है। उसी तरह दूसरा गैस जो है परिवर्तनीय गैस में अगर हम लोग जिक्र करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में बहुत ही कम है, यानी कि जैसे कि हमने बताया 380 ppm है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। यानी इसमें थोड़ी सी भी परिवर्तन होने पे हमारे वायुमंडल में परिवर्तन आने लगता है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हम लोग आगे भी करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या स्रोत हैं। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो है आपका ओजोन, O3। ओजोन गैस जो है आपको इसकी सांद्रता यानी इसका कंसंट्रेशन, ओजोन गैस का जो कंसंट्रेशन है लगभग 0.05 से 0.15 ppm के बीच होता है। यानी इसी बीच में ये वेरी करते रहते हैं, यानी कहीं पे ओजोन आपको 0.05 और 0.04 होगा। तो हम देखेंगे कि ऊपरी वायुमंडल में, जो ऊपरी वायुमंडल होता है उसमें ओजोन का कंसंट्रेशन जो होता है वो 15 ppm होता है, यानी जो हमने बताया 0.4 से 15 ppm। तो ये 15 ppm तक ये आपका होता है ऊपरी वायुमंडल, अर्थात जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। हानिकारक विकिरण जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हानिकारक विकिरण यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। तो अल्ट्रावायलेट रेस से ओजोन हमें बचाता है ऊपरी वायुमंडल में, क्योंकि ये उसको अवरुद्ध करने का काम करता है। किंतु अगर हम यही ओजोन जो हमको ऊपर में बचा रहा है, लेकिन यही ओजोन अगर नीचे आ जाता है तो ये प्रदूषक माना जाता है और ये लोगों के जीवन के लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? हम लोग जानते हैं ये O3 है। तो O3 क्या है? ऑक्सीजन से ही बना है, ऑक्सीजन O2 है। तो ये O2 में अगर एक O जुड़ जाता है तो ये फिर O3 बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर O3 बना तो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। तो इसीलिए ये सतह पे अगर मिलता है तो सतह पे हानिकारक है। माना जाता है, जो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि माना जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपरी वायुमंडल का जो ओजोन है उसके क्षरण का प्रमुख उत्तरदायी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें अभी जो हाल फिलहाल में आपको 2019 का रिपोर्ट है, 2018 का रिपोर्ट है ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, तो जब से ओजोन पे जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी के पश्चात उसमें व्यापक कमी आई
और पहली बार देखा गया कि जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में काफी कमी देखी गई। तो ये एक अचीवमेंट है कि अगर कोई भी कानून बनता है वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन को लेकर के अथवा ओजोन को लेकर के, तो अगर हम उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करें तो उससे फायदा हो सकता है। तो CFC के बारे में भी यही है, जब CFC का उत्सर्जन कम हुआ, लोगों ने कम इसको इस्तेमाल किया, जैसे कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में हम लोग जानते थे, तो उसके अल्टरनेट जब शुरू हुए, तो उसके पश्चात अगर हम लोग देखते हैं तो ये ओजोन जो पिछले साल रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में इसकी सांद्रता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और देखा गया है कि अब ओजोन लेयर जो है, ओजोन छिद्र जिसको हम लोग बोलते थे, वो लगभग भर गया है और वो अच्छा हो रहा है। तो चलिए ओजोन के बारे में तो हम लोग ये जिक्र कर रहे थे, अब आगे चलते हैं हम लोग मीथेन के बारे में आते हैं। जो चौथा सबसे वेरिएबल गैस जिसको हम लोग कहते हैं, परिवर्तनीय गैस कहते हैं, वो आपको मीथेन या CH4 है। ये वायुमंडल में अगर हम लोग देखें तो 1.7 ppm आपको मिलेगा ये वायुमंडल में। इसकी आगे अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यानी आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के भार की तुलना में ये 21 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी अगर हम इसकी बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये कितना खतरनाक है, तो ये 21 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन विगत 5000 वर्षों में अगर हम देखें तो जिस तरह से ये मीथेन बढ़ रहा था, ये जो हो रहा था, उसका पैटर्न टूटा है और ये बहुत तेजी से अब अधिक प्रचुर मात्रा में, यानी आज से 4 लाख पहले वर्ष से जो एक पैटर्न चला आ रहा था, वो पैटर्न टूटा है 5000 साल के बाद, जब से समझिए कि मानव विकास शुरू हुआ, फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, उसके पश्चात इसका और ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि ये मीथेन गैस कहाँ से आता है, किससे उत्सर्जन होता है? तो ये कृषि, बायोमास, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण तथा कुछ उद्योग ने इसकी वृद्धि की है, यानी वो उद्योग जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें क्या है, कृषि एग्रीकल्चर से आता है, बायोमास जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और कुछ उद्योग, खास करके बेसिकली जो हम लोग उद्योग। और इसमें और है कि मीथेन जो वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है जिसको जल विद्युत परियोजना कहते हैं, इसको माना जाता था कि ये स्वच्छ ईंधन का स्रोत है। किंतु अगर हम देखें तो ये स्वच्छ ईंधन का स्रोत इसलिए नहीं है कि जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम लोग रोकते हैं, उसके लिए एक रिजर्वायर जब बनाते हैं तो उससे भी मीथेन बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो एक आप ये समझ लीजिए कि उद्योग भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, वो भी आपको इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए पीटी पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अत्यधिक शक्तिशाली है, ये एक हो सकता है पॉइंट, इस तरह से दे सकता है। दूसरा कि ये कृषि, बायोमास, जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, तो इसमें भी आपको दे सकता है। और इसमें यह दे सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो उपयुक्त तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर ABCD दे सकता है। तो इसमें आप सीधा समझिए कि मीथेन जो है उसके कौन कौन से स्रोत हैं और कौन कौन से स्रोत नहीं है। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आसानी से सारे पीटी का क्वेश्चन आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये मीथेन था जो वेरिएबल गैस है, जो वेरी करता रहता है। उसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है पीटी का क्वेश्चन जलवाष्प के बारे में पूछा जा सकता है कि जलवाष्प की सांद्रता मध्य अक्षांशों में कितनी प्रतिशत है, 4% है, 3% है, 2% है, ये भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि विषुवतीय क्षेत्रों में जल की सांद्रता कितनी प्रतिशत हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इससे बन सकता है और अक्सर पूछे गए। आप जानते हैं यूपीएससी का अगर पिछला पैटर्न आप देखें, जो नया पैटर्न 10 साल का जो पैटर्न है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि क्लाइमेट और क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
यानी जलवायु अथवा जलवायु विज्ञान से। तो जलवायु विज्ञान का जब आप अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी है वायुमंडल को समझना। वायुमंडल समझेंगे फिर बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए, ये वेरिएबल्स गैस थे, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो ये अभी हम लोग बताए थे कि गैस पे हम लोग जिक्र कर रहे थे, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प देख लिया, गैस देख लिया, और तीसरा चीज जो बताया था एरोसोल, जिसको सूक्ष्म एरोसोल या पार्टिकुलेट कहते हैं या सूक्ष्म कण कहते हैं। यानी इतनी सूक्ष्म कण वो होता है कि वो आपके आंख के सामने भी रहता है और आपको पता नहीं चलता है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये छोटे सूक्ष्म कण जो होते हैं, ये तरल बूंदों या बादल की बारिश को छोड़कर, यानी बारिश का जो बूंद होता है वो जलवाष्प में हम लोग उसका जिक्र कर चुके हैं, उसके अतिरिक्त जिसमें ये नमक का कण हो सकता है आपको, और तो ये जो होता है एरोसोल, ये दो तरह से होता है। एंथ्रोपोजेनिक भी होता है, यानी कि मानव निर्मित भी होता है, और नेचुरल भी होता है। यानी एक तो हो गया कि हम मानव हैं, उद्योग से या मानव की विभिन्न एक्टिविटी से भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा जो है आपको, वो आपको प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से होता है जैसे कि सागर का नमक, धूल, पौधे का उत्सर्जन। जैसे पौधे में आप लोग जानते हैं कि पौधे में जो पॉलिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो पौधे में होता है वो पॉलिनेशन से होता है। और हवा में भी उसके एंड्रोसियम और उसके जो वो कण होते हैं, पॉलेन होते हैं, वो आपको हवा में तैरते रहते हैं। तो ये सब जो होता है, जैसे नमक, धूल, कण, पौधे का उत्सर्जन, ये सब प्राकृतिक रूप से होते हैं। आमतौर पे लोग ये समझता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है इसकी तादाद बढ़ गई या ये हो गया, खास करके अर्बन एरिया में ये बढ़ता है तो ये पॉल्यूशन है। जी नहीं, ये पॉल्यूशन नहीं हो सकता। पॉल्यूशन होता है लेकिन ये सभी एरोसोल पॉल्यूशन नहीं करता है। और ये एरोसोल कभी कभी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर आप सोच लें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जो बादल है, बादल को बनने के लिए न्यूक्लियाई कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत होती है सांद्रता के लिए। और अगर बादल में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं हो तो बारिश होगी ही नहीं। तो वर्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एरोसोल वास्तव में वर्षा की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगर हम देखेंगे कि रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है, अभी जो हमारा नेक्स्ट होगा इसके बाद वो वही होगा वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो हम देखेंगे कि जल की बूंदें जो है वो किस तरह से एरोसोल जो है तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मोटे तौर पे था एरोसोल, जिसको सूक्ष्म कण कहते हैं। तो ये सब वायुमंडल का क्या था, एक संगठन था। ये सब मिलके वायुमंडल बनाता है जो हमारे चारों ओर मौजूद है।